ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 से आगे के हम सॉल्यूशंस देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 को हम देखें, ये अच्छा सवाल है थोड़ा सर्कल का। वो कह रहे हैं कि भाई एक सर्कल है जिसका रेडियस लैम्डा है, जिसके ऊपर दो पॉइंट हैं ए और बी, जिनके बीच की दूरी भी लैम्डा है। ठीक है, तो अपन इसका फिगर बना लेते हैं। ऐसा कुछ सिचुएशन है, ये अपना पॉइंट ए हो गया, ये अपना पॉइंट बी हो गया, इनके बीच का डिस्टेंस लैम्डा हो गया। सर्कल का जो सेंटर है अपन उसको कुछ सी मान लेते हैं, और उन्होंने बोला है इसी लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट एम है जो इसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है ना। रेशियो में लिख नहीं रहा वरना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, 2:3 है। अब वो बोल रहे हैं कि देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट एम। ठीक है भाई, क्योंकि जैसे जैसे ये ए बी लाइन सेगमेंट घूमेगा, ये फिक्स तो दे नहीं रखा, एम भी घूमेगा, उसका लोकस पूछा है। और ऑलरेडी बोल दिया कि एम का जो लोकस आएगा उसका रेडियस मतलब सर्कल ही आएगा उसका लोकस, है ना। चलिए, तो हम क्या करते हैं, देखो इसको इस तरीके से समझे अपन, ऐसे परपेंडिकुलर गिरा दिया जाए पहली बात तो, है ना। तो ये लैम्डा बाई 2 हो जाएगा अपने पास में, है ना, क्योंकि वो पूरा लैम्डा दे रखा है और ये अपना लैम्डा रेडियस दे ही रखा है। तो ये अपने पास में पाइथागोरस से लेंथ निकल के आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर बाय 4 का अंडर रूट, विच इज गोइंग टू बी 3 √3/2 लैम्डा निकल के आ गया, है ना। दिस इज √3/2 लैम्डा। और हम ये भी समझें कि अगर अपन ये डिस्टेंस निकालते हैं, ये डिस्टेंस कितना निकल के आ जाएगा अभी देखो, ये पूरा पूरा m से लेके b तक का डिस्टेंस ये आएगा 3/5 लैम्डा। क्यों? क्योंकि 2:3 का रेशियो है, तो उसको कितना मिलेगा? 3/3 + 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा। दिस मच पोर्शन गोज टू mb। तो ये अपना है 3/5 लैम्डा। उसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो मेरे पास में ये लेंथ निकल के आ जाएगी। What I'm trying to do is, मेरे पास में यार ये लेंथ है लैम्डा के टर्म्स में, ये लेंथ आ गई तो पाइथागोरस लगा देंगे अपन। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? बाय द वे छोटा वाला लेंथ, ये छोटा वाला लेंथ निकल के आ जाएगा। दिस इज कंप्लीट 3/5 लैम्डा माइनस लैम्डा बाय 2, है ना। ये लैम्डा बाय 2 आधा, तो ये बन जाएगा लैम्डा बाय 10। ठीक है, दिस मच इज लैम्डा बाय 10। अब मुझे जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको अपन h, k, x, y मान लेते हैं, लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या मिलेगा पाइथागोरस थ्योरम से? इसको कुछ बोल देते हैं अपन, इसको अपन n बोल देते हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल MNC में अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। तो क्या मिलेगा अपने को? रिलेशन MC² विच इज x² + y², डिस्टेंस फॉर्मूला स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू इतने का स्क्वायर विच इज λ² / 100 प्लस इतने का स्क्वायर विच इज इसका स्क्वायर 3/4 λ²। आई थिंक दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि अब लोकस जो है एक सर्कल आ चुका है, उसका रेडियस पूछा है, तो आप ये रेडियस का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट ले लो, आपका आंसर। द आंसर टर्न्स आउट टू बी √19/5 लैम्डा। ओके, तो अच्छा सवाल था, थोड़ा ज्योमेट्री वगैरह देखना था इसके अंदर, है ना। ओके, काफी आसान सवाल, काफी रेगुलर क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम के चैप्टर से। वो कह रहे हैं इस एक्सपांशन से x⁻⁷ का कोफिशिएंट और इस एक्सपांशन से x⁻⁻5 का जो कोफिशिएंट है वो बराबर है। तो हमको बताना है a⁻4 b⁻4 की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी। सिंपल, अपने को जनरल टर्म लिखना आना चाहिए और कोफिशिएंट्स निकालने। ठीक है, सो अपन इनिशियल कैलकुलेशंस करते हैं। जनरल टर्म इसका लिखेंगे, कितना आएगा? 13cr ax⁻13 - r और -1/bx² r, जो बन जाएगा 13cr a की पावर जो भी है, लेट इट बी एज इट इज, -1/b⁻r है। और x की पावर की बात करें तो 13 - 3r हो जाएगी, क्योंकि यहां से 2r आएगी, यहां से 13 - r आएगी। ठीक है, तो 13 - 3r को अपने को कितना रख देना है? कोफिशिएंट 7 बनाना है। तो आप देख सकते हैं इसको 7 बनाएंगे तो r का वैल्यू 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट क्या निकल के आ जाएगा अपने पास में? कोफिशिएंट निकल के आ जाएगा 13c2 और फिर a की पावर में आ जाएगा अपने पास में 11 और अपॉन में b की पावर में आ जाएगा 2। ये कोफिशिएंट किसके बराबर है? इस एक्सपांशन में x की पावर -5 के कोफिशिएंट के। इसको भी देख लेते हैं, सेम ही है, फर्क बस प्लस और माइनस का है। यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ठीक है भाई, अपन क्या करते हैं, सब कुछ जब सेम ही है, बस माइनस नहीं आना है। इसी पावर को अपने को -5 बनाना है, इसको रख दो -5, 13 - CR को -5 रख दिया, तो r का वैल्यू निकल के आ गया अपने पास में 6। r 6 निकल के आ गया, कोफिशिएंट निकाल दो भी, रख दो r को 6, कितना बैठ जाएगा मामला? 13c6, a की पावर इस बार आ जाएगी 7 और यहाँ पे पावर जो है आई b की पावर 6। तो आप देख सकते हो बिल्कुल ही आसान कैलकुलेशन है, क्योंकि आई एम सॉरी, a की पावर 11/a की पावर 7 a की पावर 4 बन जाएगा और b की पावर 6 उधर जाएगा तो b की पावर 4 बन जाएगा। तो जो आपको पूछा है a की पावर 4 b की पावर 4, उसका आंसर आ जाएगा 13c6 अपॉन 13c2। ये आपका आंसर मेरे ख्याल से काफी सिंपल एनसीआर है, एवरीबॉडी कैन कैलकुलेट। आप जब इसको कैलकुलेट करते हैं इसका आंसर 22 निकल के आ जाता है। ठीक है भाई।
आगे बढ़ते हैं। ओके, अगेन एक बार बस मैं रिमाइंड कर दूं कि ये क्वेश्चंस हमने मेमोरी बेसिस पे बनाए हैं, तो हो सकता है इनका डेटा अलग हो। द आइडिया इज कि आपको हम थीम बता सके क्वेश्चन की, ठीक है। सो अगेन काफी आसान सवाल, पीएनसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से स्ट्रिंग मेथड का सवाल जो अपन रेगुलर क्लासेस में करते हैं। वो कह रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट को यूज करके हमें 7 डिजिट के नंबर बनाने हैं जिसमें 1 5 3 भी ना आए और 2 4 6 7 भी ना आए। ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग नहीं आनी चाहिए, तो दोनों ही नहीं आनी चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, टोटल निकाल लेते हैं, उसमें से वो माइनस कर दे जिसमें 1 5 3 की स्ट्रिंग आती है, फिर वो वाले माइनस कर देते जिसमें 2 4 6 7 की आती है। और आप जानते हो वेन डायग्राम ये रिपीट हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन भी 2 बार आ जाएगा, तो अपने को वो वाले भी माइनस कर देने चाहिए जिसमें दोनों स्ट्रिंग आ जाती है। तो 7 डिजिट से टोटल कितने नंबर बनेंगे, 7 के फैक्टोरियल। 1 5 3 की स्ट्रिंग वाले कितने बन जाएंगे अपने पास में, 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 5 3 का तो स्ट्रिंग बना दिया, पीछे बचा 2 4 6 7, तो 1 2 3 4 5 5 चीजों को लाइन में जमाने के तरीके 5 फैक्टोरियल, और स्ट्रिंग को जमाने का तरीका तो एक ही है, क्योंकि 1 5 3 बोला है उन्होंने, तो उसी ऑर्डर में आना चाहिए। ऐसे ही इसके स्ट्रिंग बना देंगे तो 4 फैक्टोरियल इंटू 1, स्ट्रिंग को जमाने का तरीका, माइनस जब दोनों स्ट्रिंग बनी तो बस स्ट्रिंग्स को ही जमाना है आपस में, तो कितना हो गया, 2 फैक्टोरियल। तो काफी आसान सा सवाल, कैलकुलेशन जरूर है इसके अंदर, आई थिंक कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। 7 फैक्टोरियल में से 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल सब्ट्रैक्ट करना है, 2 फैक्टोरियल ऐड करना है। सो द फाइनल आंसर टर्न्स आउट टू बी 4878, क्वाइट एन इजी प्रॉब्लम ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये फिर भी थोड़ा ठीक है कैलकुलेशन वाइज। क्या कहना चाह रहे हो क्वेश्चन में, इन अ जीपी ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव इंटीग्रल टर्म्स, सारे के सारे टर्म्स पॉजिटिव इंटीजर से मतलब नेचुरल नंबर्स हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, पहले 3 टर्म्स का जो सम है, स्क्वायर का सम है, आई एम सॉरी, ए स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर का स्क्वायर, ये 33033 आ जाता है ना। तो आपको बताना है फाइंड द सम ऑफ दीस 3 टर्म्स, इन्हीं टर्म्स का सम निकाल के बताओ, ठीक है। सो बस इस इक्वेशन को बच्चे को सॉल्व करना आना चाहिए, ये इंटीजर इक्वेशन है, ये अगर बच्चे ने कर ली तो हो गया उसका काम, ठीक है। तो क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं, इसको अपन थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। देखो, अपने को ये समझना चाहिए कि यार ये आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर इनटू सम अदर इंटीजर, क्योंकि सब कुछ इंटीजर है, तो अपन इसको तोड़ लेते हैं, क्या पता ये परफेक्ट स्क्वायर इनटू सम इंटीजर आ जाए। तो देखो 3 इंटू कितना बन रहा है, 3 इंटू 1 1 0 1 1, फिर ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, 3 इंटू 11 इंटू 1 0 0 1 ऐसा आ जाएगा, 3 इंटू 11 इंटू 1 0 0 1। फिर भैया ये किससे डिवाइड हो रहा है, फिर से 11 से डिवाइड हो रहा है, तो 11 का स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में 9, और फिर आ जाएगा 1 आ जाएगा अपने पास में, एंड ऑफ कोर्स लास्ट में ये ऐसे टूटेगा, 3 इंटू 11 का स्क्वायर इंटू 13 7 91। ऑफ कोर्स अगर हम समझ रहे हैं कि ए स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ए की पॉसिबिलिटी है कि ये तो हो जाए 121, मतलब ए का वैल्यू तो निकल के आ जाए हमारे पास में 11, और ये जो एक्सप्रेशन है r टू दी पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाए इतना बचा हुआ जितना भी है ये, तो ये तो बड़ी आसान सी इक्वेशन बन जाएगी। कितना बैठेगा ये मामला, दिस इज 21 इंटू 13 आ जाएगा, है ना। 21 इंटू 13 कितना हो जाएगा भाई, 210, और फिर 21 इंटू 3 तो हो जाएगा 63, तो 273 आ जाएगा। 273 को इधर लाएंगे तो 272 आ जाएगा। आई थिंक नाउ दिस इज वेरी वेरी इजी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर सकते हैं। 272 के फैक्टर्स हम बना लेते हैं 1 के लिए, तो कितना बनेगा ये, इसको 272 बन जाएगा अपना 4 इंटू 4 6 जार 24, 4 8 जार, फिर बना लेते हैं, और अपन ये हो जाएगा कितना बनेगा भाई, ये 4 से फिर चला जाएगा, ये क्या जाएगा 17, तो 16 इंटू 17 आ गया। तो 2 आंसर बैठेंगे अपने पास में यहाँ पर। क्या क्या रूट्स आ जाएंगे अपने पास में, सम माइनस होना चाहिए, तो आर स्क्वायर आ गया -17 या +16, -17 तो हो नहीं सकता, आर स्क्वायर 16 आ गया, मतलब आर का वैल्यू 4 निकल कर आ गया। बहुत आसान सवाल है। आर मैंने +4 लिया, -4 नहीं लेंगे क्योंकि सारे टर्म्स नेचुरल नंबर्स हैं। अब तो क्वेश्चन खत्म है मेरे ख्याल से, एवरीवन कैन डू देम, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी आ गया, कॉमन रेशियो भी आ गया, तो पहले 3 टर्म्स का सम पूछा है, मतलब आपसे सिंपली क्या पूछा जा रहा है, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, वैल्यूज आप प्लग इन कर दीजिए, आपका आंसर 231 आ जाता है। सो मीडियम सवाल है, मॉडरेट सवाल है, बस यहाँ पर कुछ बच्चे हो सकता है कंफ्यूज हो गए हो कि यार इसके बाद में इसको कैसे अपन एनालाइज करें। ये अगर आपने कर लिया, यू आर डन विद द क्वेश्चन, ठीक है भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम मैथमेटिकल रीजनिंग। तो जो डेटा हमारे पास में है उसके हिसाब से ये एक स्टेटमेंट्स का कॉम्बिनेशन दे रखा है, इसका निगेशन हमें निकालना है, तो थोड़ा बहुत अलजेब्रा का आइडिया होना चाहिए। कुछ बच्चे इसको सेट से बनाना ही पसंद करते हैं
कि इसको सेट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, वेन डायग्राम से ही पसंद करते हैं वैसे भी आप कर सकते हैं, और अगर आप डायरेक्टली अलजेब्रा से जाते हैं तो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। तो इसके लिए पहले जो स्टेटमेंट दे रखा है ना, देखो इसको मैं एस बोल देता हूं, इसको मैं कैसे पढ़ रहा हूं, क्यू और निगेशन पी एंड क्यू और निगेशन आर। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है बच्चे के लिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को उल्टा पढ़ पाना, कॉमन निकाल पाना। मतलब आप देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्यू और निगेशन पी एंड निगेशन आर, ये रहा होगा तभी किसी ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के ये बना दिया होगा, क्यू और निगेशन पी, क्यू और निगेशन आर। ये अगर बच्चे ने सोच लिया फिर तो निगेशन लिखना बहुत आसान है, एक ही लाइन का है ये, क्यू का निगेशन कर दो और को एंड कर दो, निगेशन हटा दो और कर दो, और निगेशन हटा दो, तो ये आ जाएगा निगेशन क्यू एंड पी और आर। ऑप्शन चॉइस 3 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, सो दैट्स इट। एंड लेट अस कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन। हमें एक फंक्शन दे रखा है, ये अच्छा सवाल था, मेनली इसका जो फेस वैल्यू है काफी अच्छा है, देख के कई सारे बच्चे एक बार थोड़ा सा हेजिटेट करेंगे इसको सॉल्व करने में। आपको एक फंक्शन दिया है जिसमें tan 1 डिग्री है, log 1 2 3 है, log 1 2 3 4 भी है, ठीक है, और फिर उन्होंने बोला है कि f ऑफ fx प्लस f ऑफ f 4 बाय x की मिनिमम वैल्यू बताइए, x एक पॉजिटिव नंबर है। सो द मेन हार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, अपन जानते हैं जब भी कंपोजिट फंक्शन का सवाल होता है तो उस केस में f ऑफ fx निकाल के देख लेना चाहिए, क्या पता वो सिंपल आ जाए या पैटर्न बन जाए कोई। यहाँ तो खैर बार बार लगाना भी नहीं है। तो अगर अपन निकालते हैं f ऑफ fx तो क्या बैठेगा मामला, देखो एक बार ये सब लिखना नहीं पड़े, इसके लिए tan 1 डिग्री को अपन a बोल देते हैं ना, tan 1 डिग्री को मैं a बोल देता हूँ, log 1 2 3 को मैं b बोल देता हूँ, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा अपने पास में, आई एम राइटिंग fx बेसिकली, ठीक है, ax प्लस बी अपॉन, अलग से लिख देता हूं चलो मैं fx को, fx कितना आ जाएगा अपने पास में, ax प्लस बी अपॉन, ये आ गया x इंटू सम अदर कांस्टेंट, उसको c बोल देते हैं, माइनस a अगेन। आप देख पा रहे हैं, तो अब अगर अपन f ऑफ fx बनाएंगे तो यहां पे आ जाना चाहिए afx अपॉन cfx माइनस a, ये आपको निकालना है, फिर से वैल्यू पुट कर देते हैं, a इंटू fx क्या है, ax प्लस बी अपॉन cx माइनस a प्लस बी होल अपॉन c इंटू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स माइनस ए। लेट अस कैलकुलेट दिस। आप कैलकुलेट करेंगे a स्क्वायर एक्स प्लस बी सी एक्स, तो a स्क्वायर प्लस बी सी के साथ x आ रहा है, प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल हो गए, नीचे ए सी एक्स और ए सी एक्स कट जाएंगे, आप देख सकते हैं नीचे आएगा प्लस का बी सी और प्लस का a स्क्वायर, विच इज वेरी फैंटास्टिक बिकॉज ये कट के x ही आ गया। f ऑफ fx टर्न्स आउट टू बी x। ये सबसे ट्रिकी पार्ट था क्वेश्चन का, जैसे ही x आ गया अब ये हो गया x और ये हो गया 4/x बिकॉज f ऑफ f लैम्डा इज लैम्डा। तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम निकालनी है, इसमें से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूं क्योंकि अपन जानते हैं एक वेल नोन पैटर्न है t और ये उसका रेसिप्रोकल है 1/t, तो t प्लस 1/t की मिनिमम वैल्यू जो है वो 2 निकल कर आती है, तो इस पूरे की मिनिमम वैल्यू 4 निकल कर आ जाएगी। सो द आंसर इज 4। Okay, so these were all the questions. All the best for future aspirants. Thank you.